श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 65 to 66 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेंट से पता चला कि उसकी माँ और छोटी माँ ईशू के रूम में हैं तो रुद्र भी अब वहाँ चला आया। उसे आते देख सोनम ने उस पर तंज कसते हुए कहा, देखो ईशू, आज तो तुम्हारा रॉकस्टार भाई भी तुमसे मिलने आया है। ईशू ने सोनम की बात सुन खुश होकर रुद्र को देखा। वो सारा सच जानती थी, इसलिए जल्दी से आगे आई और उसने उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए खुश होकर कहा, सॉन्ग आउट हो गया और मैंने देख भी लिया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और सॉन्ग वो भी बहुत हॉट टचिंग है। ईशू से अपनी तारीफ सुन रुद्र ने उसके गाल को छू कर कहा, थैंक यू। तो इस पर पीछे खड़ी सोनम ने कहा, ईशू, तुम इसे समझाने की बजाय सपोर्ट मत करो, तुम्हारे बड़े पापा को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा, जाने क्या आफत आने को है। परेशान हो चुकी हूँ मैं तो इस लड़के से। ईशू अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर उनकी तरफ मुड़ी और उन्हें देखने लगी। वहीं नैना, वो इस मामले में आज कुछ नहीं बोली। तभी रुद्र ने कहा, ईशू छोड़ो ना ये सब और ये बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारे वो हस्बैंड वो कैसे हैं। दादू से पता चला कि जीजाजी तुम्हें दिलवाले दुल्हनिया के शाहरुख की तरह अपनी गोद में उठाकर घर ले आए हम। रुद्र ने ईशू को छेड़ते हुए पूछा तो ईशू ने अब उसे मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। वहीं नैना उसे शर्माते देख मुस्कुरा दी। यहाँ वापस आकर कितनी खिली खिली लग रही थी वो उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देख। नैना का मन तो कर रहा था कि वो उसकी बलाएं ले पर फिर खुद को संभाल उसने अपनी खुशी को दबा लिया। नैना ने अब सोनम से चलने को कहा क्योंकि शुभित घर पर ही था। ऐसे में नए नए शादीशुदा जोड़े के बीच आना जाना थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। नैना ने ईशू को उसका फोन वापस दे दिया और थोड़ी बहुत बात के बाद सोनम और नैना ईशू के गले लग रुद्र के साथ वहां से चली गईं। इधर आदित्य के बुलाने पर शुभित उसके रूम में आया तो आदित्य ने शुभी के पास बैठे हुए कहा, आओ चीकू। शुभित आदित्य के पास आया तो उसने उसे अपने सामने पड़े काउच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, कैसा लग रहा है। शुभित को आदित्य का सवाल कुछ समझ नहीं आया तो उसने धीरे से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं डैड। इस पर आदित्य मुस्कुरा दिया और उठकर खड़ा हुआ तो शुभित भी खड़ा हो गया। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए पूछा, अपनी मॉम को देख कैसा लग रहा है। शुभित ने आदित्य की बात सुनकर कहा, डैड ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपको क्या लगता है कि मुझे कैसा लग रहा है। आज मैं इतने सालों बाद दिल से बहुत खुश हूँ और बस चाहता हूँ कि मॉम जल्दी से अपनी आंखें खोलकर उठ जाए। बहुत हो गया, हम सबको उनकी जरूरत है। शुभित की बात सुन आदित्य मुस्कुराया और उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाते हुए कहा, एक बात कहूँ। शुभित ने अपने डैड को देख हाँ में सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, पता है जब तुम्हारी मॉम और मेरी शादी हुई थी हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। शुभित ने उसकी बात सुनकर कहा, जानता हूँ डैड। आदित्य ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, क्या ये जानते हो एक दूसरे से अनजान होकर भी हमें एक दूसरे से प्यार होने में समय नहीं लगा था। शुभित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ। शान को सपना आंटी ने आपकी और मॉम की ऑरेंज लव स्टोरी सुनाई थी, तब मैं भी वहां पर था। आदित्य उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने अब आगे कहा, सब जानते हो तुम तो, पर एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि जब मेरी और शुभी की शादी हुई थी मैं उसके जानता क्या। तुम्हारी मॉम को पहली बार मैंने हमारे शादी के मंडप में देखा था, एक दूसरे से अलग अनजान होते हुए भी मैं कुछ दिनों में ही पहचान गया था कि तुम्हारी मॉम कैसी लड़की है। इतना कहकर आदित्य चुप हुआ तो शुभित उसे देखने लगा। आदित्य ने एक बार फिर सिगरेट का कश लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया, इतने कम समय में मैं तुम्हारी मॉम को पहचान गया कि वो किस तरह की लड़की है। तो तुम और ईशू तो बचपन से एक साथ हो, तुम कैसे ईशू को पहचान नहीं पाए और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। आदित्य की बात सुन शुभित का अब सिर झुक गया तो आदित्य ने नाखुश होते हुए कहा, प्रॉब्लम मेरे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते में भी बहुत आई, पर मैंने उन प्रॉब्लम्स को हमारा रिश्ता खराब नहीं करने दिया। लड़ना झगड़ना ये सब एक हेल्थी रिलेशनशिप में ही होता है, बट एक लिमिट तक। जिस लड़की से प्यार का दावा करते हो पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, फिर उससे प्यार करना, और प्यार भी शिद्दत वाला, कोई शक ना हो अपने प्यार पर, वैसे वाला प्यार।
आदित्य ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, सच कहूं इस जगह तुमने मुझे निराश किया है चीकू। जब तुम अपना रिश्ता नहीं संभाल सकते तो मित्तल इंडस्ट्रीज ये नाम बहुत बड़ा है चीकू, इसे किस तरह से संभालोगे? ये नाम आज दुनिया भर में जाना जाता है, जिसको खड़ा करने में तुम्हारे बड़े दादू ने बहुत मेहनत की है। शुभित ने धीरे से अपना सिर उठाकर कहा, सॉरी डैड। इस पर आदित्य ने थोड़े गुस्से में कहा, ये मुझसे नहीं, अपने भाई और अपनी वाइफ से कहो, उस लड़की से कहो जो तुम्हें बहुत प्यार करती है और उसके प्यार का तुमने उसे ये सिला दिया। चीकू, मैं अब तुम्हारी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई अपनी जिम्मेदारियां समझो। एंजल अभी छोटी है, उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ अभी पर को देखो कहाँ हो तुम। क्या इस तरह के माइंड के साथ तुम एमडी बनोगे? शुभित ने आदित्य की बात सुनकर कहा, सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको बहुत हर्ट किया है। आदित्य ने शुभित की बात सुनकर कहा, नहीं चीकू, फिर से कह रहा हूँ मुझे नहीं, तुमने ईशू को हर्ट किया है। एक अच्छी लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर खुद के कैरेक्टर पर लगे झूठे आरोप नहीं। आदित्य ने शुभित के कंधे पकड़ उसे अपने सामने करते हुए कहा, उसे प्यार करते हो ना तो ये उसे फील करवाओ, उसे खुद के साथ सहज करो और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करो। आखिर की लाइन कहते हुए आदित्य की आवाज धीमी पड़ चुकी थी क्योंकि वो खुद आज तक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया था और अपने बेटे को सलाह दे रहा था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने डोर नॉक किया। शुभित ने जाकर डोर ओपन किया तो देखा सामने ईशू खड़ी हुई थी। उसके मासूम से चेहरे को देख शुभित को वाकई अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। उसने कैसे उस आध्या की बातों में अपने भाई और अपनी ईशू पर शक किया। तभी आदित्य ने शुभित के पीछे से आते हुए पूछा, अरे ईशू क्या हुआ बच्चा? इस पर ईशू ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उसे कुछ इशारे में कहा जो कि आदित्य को समझ नहीं आया तो वो शुभित को देखने लगा। आदित्य को ईशू की साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, वहीं शुभित ने उसकी बात समझते हुए कहा, डैड कोई नीचे आया है। आदित्य नीचे लिविंग एरिया में आया तो डॉक्टर राकेश के साथ एक सीनियर डॉक्टर आए हुए थे। इन्हें आदित्य ने ही शुभी के चेकअप के लिए बुलाया था। शुभित भी आदित्य के साथ नीचे आया। कुछ देर तक बातें हुई, फिर सीनियर डॉक्टर सिन्हा आदित्य के साथ उसके रूम में शुभी का चेकअप करने के लिए आए। कुछ देर बाद शुभी का चेकअप कर उन्होंने आदित्य से कहा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक बार मिसेज मित्तल की पुरानी रिपोर्ट्स चेक कर आपसे बात करता हूँ। आदित्य ने डॉक्टर सिन्हा की बात सुन उन्हें ड्रॉअर से शुभी की सभी रिपोर्ट्स हैंडओवर करते हुए कहा, ये शुभी की अब तक की सारी रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर सिन्हा आदित्य से हाथ मिलाकर अब वहां से चले गए तो डॉक्टर राकेश ने शुभी को देख आदित्य से कहा, दिस इज मिरेकल यार। आदित्य ने एक नज़र शुभी को देख हाँ में सिर हिलाया। आज उसने ना तो कोई मीटिंग अटेंड की, ना ही ऑफिस गया और ना ही किसी के कॉल अटेंड किए। डॉक्टर राकेश उसकी हालत समझ सकते थे कि वो इस समय क्या महसूस कर रहा है। शुभी को अगर छोटी सी खरोच भी आती थी तो आदित्य उसका पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लेता था और उसकी हालत पतली कर देता था, पर आज शुभी को इस तरह देख उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी ये वो बहुत अच्छे से जानता है। आदित्य से थोड़ी बहुत बात कर डॉक्टर राकेश जा चुके थे। अंडस्को सुबह सुबह आरोही की नींद खुली तो सोनल का कॉल लगातार उसके फोन पर आए जा रहा था। ये देख आरोही ने जल्दी से उसका कॉल पिक किया तो सोनल ने उधर से घबराते हुए पूछा, कहाँ है यार तू, मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? आरोही की अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली थी, पर सोनल की आवाज सुन उसने अपने आसपास देखा तो रूम को देख उसे होश आया कि कैसे रातों रात में उसके साथ कितना कुछ हो गया और कितना कुछ बदल गया, पर वो ये सब सोनल को इस तरह फोन पर नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, सोनल हम कॉलेज में मिलकर बात करें। तो इस पर सोनल ने कहा, ओए मैडम आज राखी है, कॉलेज का ऑफ है। सोनल की बात सुन आरोही ने कहा, क्या? सोनल ने कहा, हाँ तू क्या होश में नहीं है? रुद्र के साथ 1-2 शॉट्स लगा लिए थे क्या रात में? आरोही ने सोनल की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, पागल है क्या? और बस उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया। रुद्र के नाम को सुन उसे याद आ गया था कि वो तो आज कॉलेज के बहाने ही उससे मिलने वाली थी, पर अब वो उससे कैसे मिलेगी वो सोच ही रही थी कि उसके रूम का डोर नॉक हुआ। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए अब बेड से नीचे अपने सॉफ्ट पैरों को रखा तो उसके पैर सीधे सॉफ्ट स्लीपर्स पर जा पड़े। आरोही के चेहरे पर छाई उदासी कुछ छट गई और जैसे ही उठकर डोर की तरफ जाने लगी थी कि खुद को क्यूट से सॉफ्ट पिंक कलर के नाइट सूट में देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई।
इस तरह की लाइफ उसे कभी जीने को मिलेगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जाकर डोर ओपन किया तो बाहर एक फीमेल सर्वेंट थी जिसने आरोही से कहा गुड मॉर्निंग मैम। आरोही ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा गुड मॉर्निंग। तभी उस सर्वेंट ने उसे बताया कि वो आज के फेस्टिवल के लिए उसके लिए कुछ ड्रेसेस लाई है, वो इनमें से अपनी चॉइस का कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा बट कल रात ही तो मुझे इतनी सारी ड्रेसेस मिली हैं, अब इनकी क्या ज़रूरत। एक्चुअली कल रात में ही आदित्य ने आरोही के पूरे वार्डरोब को हर तरह के लेटेस्ट कलेक्शन के साथ पूरा भर दिया था और अब ऊपर से सुबह फिर से इतने कपड़े देख आरोही बहुत ज्यादा हैरान थी। सर्वेंट अपना काम कर वहां से जा चुकी थी तो आरोही ने भी अब इतनी अच्छी ड्रेसेस देख अपने लिए एक पर्पल कलर का सूट सिलेक्ट कर लिया। वो अपने सूट को देख बड़ी खुश थी। उसने जल्दी से अब बाथरूम में जाते हुए कहा आरोही इस बार तो ये राखी तू भी सेलिब्रेट करेगी। इधर ईशु और शुभित के रूम में ईशु रेड कलर की ब्यूटीफुल जॉर्जेट साड़ी पहनकर क्लोजेट रूम से बाहर आई तो उसका ध्यान उसके फोन पर गया जो कि नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। उसने जाकर अपना फोन उठा लिया और फोन पर कुछ करने लगी तो शुभित जो कि इस समय सोया हुआ था पर रूम में बिखरी ईशु की खुशबू ने उसे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। वो पेट के बल लेटा हुआ था। उसने आंखें खोली तो ईशु बेड के बगल से बिल्कुल उसके पास खड़ी हुई थी। उससे आती मनमोहक खुशबू ने शुभित को जैसे मदहोश कर दिया। उसने एक सरसरी नजर ईशु पर डाली पर उसका ध्यान साड़ी में से झांकते ईशु के गोरे पेट पर जाकर अटक गया। ईशु इस समय फोन पर बिजी थी। शुभित ने चोर नजर से उसे एक बार फिर देखा और अगले ही पल कुछ सोच उठकर बैठ गया। उसने ईशु को कमर से थाम उसे अपने करीब खींच लिया। ईशु उसकी इस हरकत से झेप गई पर अगले ही पल जैसे ही शुभित ने उसकी साड़ी के पल्लू को उसके मक्खन जैसे पेट से हटा उसकी नाभि को अपने होठों से छुआ तो वो जड़ हो गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे तो कुछ समझ नहीं आया और उसका फोन उसके हाथ से छूटकर पीछे बेड पर गिर गया। शुभित ने अपने दोनों हाथों से उसका पेट पकड़ अब अपने होठों से उसके पेट पर हरकत करना शुरू किया तो ईशु को अचानक से हिचकी आना शुरू हो गई। शुभित उसकी हिचकी सुन रुक गया और उसने अपना सिर उठा उससे पूछा क्या हुआ, पर वो उससे कुछ कहती उससे पहले एक बार फिर उसे हिचकी आई तो उसने जल्दी से अपने मुंह पर एक हाथ रख दूसरे हाथ से शुभित के हाथ को अपने पेट से हटा दिया और जल्दी से दूर खड़ी हो गई। शुभित उसके इस तरह पीछे हटने से थोड़े गुस्से में उसे देखने लगा। कल रात में वो रूम में आने पर थोड़ा लेट क्या हुआ वो उससे बिना बात किए ही सो गई पर इस समय सब छोड़ ईशु को लगातार हिचकी आते देख वो उठा और उसने वहीं साइड में रखे पानी का ग्लास उठा लिया और उसके पास ले आया। उसने ईशु को पानी का ग्लास उसके होठों पर लगाते हुए कहा लो पानी पियो बंद हो जाएगी। ईशु को एक बार फिर हिचकी आई पर उसने शुभित को देखते हुए पानी पी लिया मगर उसकी हिचकी अभी भी बंद नहीं हुई तो शुभित ने अचानक से उसका चेहरा अपने हाथ में ले थोड़ा ऊपर उठा उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करना शुरू कर दिया। ईशु एक बार फिर हैरान थी। उसने शुभित के सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए मगर ना जाने क्यों उसे दूर नहीं कर पाई। वो उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लिए उसे अभी भी किस किए जा रहा था कि तभी बेड पर पड़ा ईशु का फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुन शुभित ने अपने होठों के बीच दबाए हुए ईशु के होठों को छोड़ गुस्से में पलट कर उसका फोन देखा और अगले ही पल जाकर ईशु का फोन अपने हाथों में लिया तो उसके फोन पर रुद्र का कॉल आ रहा था। शुभित ने नाखुश होते हुए ही कॉल पिक कर ईशु का फोन अपने कान से लगाया तो उधर से रुद्र ने कहा हेलो ईशु, मैं तुम्हें लेने के लिए घर से निकल गया हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ये कहते हुए रुद्र ने कॉल कट किया तो शुभित की गुस्से में भौएं तन गईं। उसने ईशु की तरफ मुड़ते हुए पूछा मुझे बताए बगैर कहाँ जा रही हो तुम। इस पर ईशु ने जल्दी से उसे अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हुए कहा घर जा रही हूँ, आज रक्षाबंधन है। शुभित ने उसकी बात सुनकर कहा तो अब इसके लिए क्या घर जाना, कहीं नहीं जा रही हो तुम, अपने भाइयों को यहाँ बुला लो। उसकी बात सुन ईशु ने अपना सिर हिलाते हुए इशारों में कहा नहीं मुझे जाना है। शुभित ने ईशु का फोन बेड पर वापस फेंकते हुए कहा ना नहीं, रुद्र को मैसेज कर दो कि वो आयु को भी साथ लेता आए। ये कहते हुए वो गुस्से में ही क्लोसेट रूम में चला गया। उसका अच्छा खासा मूड खराब हो गया था। वहीं ईशु, उसका तो चेहरा मुरझा गया और वो जल्दी से शुभित के पीछे पीछे क्लोसेट रूम में चली गई और उसने बाथरूम में जाते हुए शुभित का हाथ पकड़ लिया।
शुभित ने अपना सिर घुमा उसे देखते हुए कहा, मैंने कह दिया ना, कहीं नहीं जाओगी, अभी कल ही तो आई हो और फिर जाने की बात कर रही हो, मैं नहीं जाने दूंगा। ईशु ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए इशारों में कहा, नहीं, तुम बहुत मनमानी करने लगे हो, मैं जाऊंगी। आज वो सच में एक बीवी की तरह ही बर्ताव कर रही थी जैसे बीवियां अपने मायके जाने के लिए अपने पति से लड़ती है, ठीक वैसे ही वही शुभित भी कम नहीं था। शुभित ने उसे इग्नोर कर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाकर दिखाओ, जब कह रहा हूँ यहाँ बुला लो अपने भाइयों को, क्या प्रॉब्लम है, कहीं नहीं जा रही तुम, जब देखो तब तुम्हें अपनी माँ के घर जाने का मौका मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो उसे छोड़ अब बाथरूम में चला गया तो ईशु अपना बेचारा सा मुंह लेकर रूम में वापस आ गई। रात को ही उसकी नैना से बात हो गई थी कि सुबह रुद्र उसे लेने आ जाएगा, इसलिए वो इतनी जल्दी उठकर रेडी हुई थी। पर शुभित वो तो उसे जाने ही नहीं दे रहा, हर वक्त बस उसे उसके साथ बस अपने मन की करनी होती है। ये सोच ईशु का चेहरा अब रोने जैसा हो गया। अपनी साड़ी ठीक कर और एक बार खुद को मिरर में देख। अब वो बिना तैयार हुए ही रूम से बाहर निकल गई। इधर आरोही रेडी होकर नीचे आई और अपने दुपट्टे को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से टकरा गई, मगर गिरती उससे पहले ही दो हाथों ने उसकी कमर को थाम उसे गिरने से बचा लिया। इस सब में उसने अपनी आंखें भींच ली थी, मगर जब वो नीचे नहीं गिरी तो उसने अपनी आंखें खोल दी और अपनी आंखों के सामने आए चेहरे को देख उसने धीरे से कहा, आप। रुद्र ने अपनी बाहों में झूलती आरोही को देखते हुए कहा, हाँ, कितनी बुरी हो तुम, बता नहीं सकती थी कि आज तुम्हारे कॉलेज का ऑफ होगा। आरोही ने उसकी बाहों में झूलते हुए ही कहा, मुझे याद ही नहीं था क्योंकि मैंने ये त्योहार कभी मनाया ही नहीं। रुद्र ने उसकी बात सुन उसे देखते हुए पूछा, सच कह रही हो? इस पर आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, सच कान्हा जी की कसम। रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दिया कि किसी की पायलों का शोर सुन रुद्र और आरोही ने अब एक साथ अपना चेहरा घुमा सीढ़ियों की तरफ देखा तो ये और कोई नहीं ईशु थी, जो उन दोनों को इस तरह देख अपनी जगह पर ही रुक गई। ईशु को देख रुद्र ने जल्दी से आरोही को सीधा खड़े करते हुए कहा, ईशु, मैं अभी अभी आया हूँ, चलें। ईशु ने रुद्र की बात सुन उसे देख एक नजर शर्माई सी खड़ी हुई आरोही को देखा तो रुद्र ने एक बार फिर आगे आते हुए पूछा, तुम रेडी हो? ईशु उसे कुछ कहती कि तभी पीछे से आदित्य की आवाज आई और उसने नीचे आते हुए पूछा, कौन, कहाँ जा रहा भाई? ये कहते हुए आदित्य नीचे आया तो उसकी नजर आज फिर से मेंशन में आए रुद्र पर पड़ी। आदित्य ने थोड़ा हैरान हो रुद्र से पूछा, क्या हुआ रुद्र? रुद्र ने आदित्य को देख थोड़ा नरमी से कहा, अंकल, ईशु को लेने आया हूँ, आज रक्षाबंधन है ना। उसकी बात सुन आदित्य को याद आया कि हाँ, ईशु भी तो अपने भाइयों को राखी बांधने जाएगी। आदित्य ने इस पर अब खुश होते हुए कहा, क्यों नहीं, जाओ ईशु, रेडी होकर जल्दी नीचे आओ। आदित्य की बात सुन ईशु का मुंह उतर गया। वहीं रुद्र उसने आदित्य को एक नजर देख पर्पल कलर के सूट में खड़ी आरोही को देखते हुए इशारा करते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। उसकी इस हरकत पर आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने अब उसे अपनी चूड़ियां दिखाते हुए इशारे में पूछा, चूड़ियां कैसी लग रही हैं? रुद्र ने अपने हाथों से इशारा किया कि बहुत अच्छी लग रही हैं तो आरोही का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने अब जल्दी से अपने पैर आगे कर उसे अपनी पायलें दिखानी चाहिए थी कि उसकी नज़र उसे देखते हुए अचानक से आदित्य पर गई, जो कि उसे देख बोला, क्या हुआ एंजल, इस तरह से क्यों खड़ी हो? आरोही उसकी आवाज़ सुन झेप गई और सीधे खड़ी हुई तो रुद्र उसे इस तरह डरते देख हंस दिया। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।